हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 जुलाई और हम 28 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री शलभ की नई प्रजाति की खोज किस देश में की गई है? हाल ही में समुद्री शलभ की नई प्रजाति की खोज किस देश के अंदर की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ की गई है? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी के तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर 2 नई और सी शलभ प्रजातियों की खोज की गई है और औपचारिक विवरण भी प्राप्त हुआ है। और ये फिलिडिया ओवाटा और फिलिडिया फोंटेजाई नामक ये प्रजाति हिंद प्रशांत क्षेत्र की ज्ञात समुद्री विविधता को समृद्ध करती है। ये जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स की 5 महिला वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों की पहचान की है। जर्मनी, इंडोनेशिया, वेल्स की जो 5 महिला वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इन प्रजातियों की पहचान की है और ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और अंडमान सागर के अंदर पाई जाती है। बात करें इनके विशेषताओं की तो ये फिलिडिया ओवेटा मध्य आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई 5 सेमी तक पहुंचती है और इसका नाम इसके अंडे जैसे आकार के और पैटर्न को दर्शाता है। फिलिडिया फोंटेजेई, तो ये फिलिडिया फोंटेजेई काफ़ी छोटा होता है, जिसका अधिकतम आकार 16 mm का होता है। कितना होता है? 16 mm का। और इसका नाम जैव विविधता इत्यादि में योगदान देने वाले इंडोनेशियाई शोधकर्ता डॉक्टर फोंटेजे कलिगिस के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वैशाली निगम सिन्हा को। किसको किया गया है? वैशाली निगम सिन्हा को। वैशाली निगम सिन्हा रिन्यू की संस्थापक और अध्यक्ष जो 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार है जब भारत के निजी क्षेत्र के किसी नेता को इस पद पर नियुक्त किया है। और ये पद पारंपरिक रूप से ONGC जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के प्रतिनिधियों के पास ही होता है। नवनिर्वाचित 12 सदस्यीय परिषद के कॉर्पोरेट, गैर लाभकारी संगठनों, परामर्शदाताओं और शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है, जो भारत में पर्यावरण अनुकूल व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को लाता है। UNGCNI मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार निरोधक 10 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सदस्यों की संख्या 361 है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु में शाखाओं के साथ ये भारतीय नेटवर्क कॉर्पोरेट गतिविधियों को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए काम करते हुए लगातार अपने राष्ट्रीय प्रभाव का विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और मालदीव ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी भी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है? हाल ही में भारत और मालदीव ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी भी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है? तो ये किया है 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। इसके उपलक्ष्य में 60वीं जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है। भारत और मालदीव ने 25 जुलाई 2025 को अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का विमोचन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और डाक टिकटों के अंदर दोनों देशों की साझा समुद्री विरासत की सुंदर झलक देखने को मिलती है। बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1965 में स्थापित हुए थे, ठीक उसी समय जब मालदीव ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने नव स्वतंत्र मालदीव को मान्यता दी थी और साथ ही औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। बीते दशकों में दोनों देशों में व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और जलवायु लचीलापन जैसे क्षेत्रों को मजबूत साझेदारी को विकसित किया और द्विपक्षीय संबंध निरंतर सशक्त और बहुआयामी होते गए हैं। बात करें डाक टिकटों की तो इन डाक टिकटों को पारंपरिक, कारीगरी और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उरू यानी केरल के बेईपोर शिपयार्ड में हाथ से बनाई गई एक बड़ी लकड़ी की नौका है, जिसे दो यानी एक लकड़ी की नाव है, जिसे ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वधुध्वनि ये एक पारंपरिक मालदीवियन नौका है, जिसे प्रवाल भित्ति और तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आत्मनिर्भर
निर्भरता और भारत की विरासत का प्रतीक है। टिकटों की कलाकृति और डिजाइन में टिकाऊपन, परंपरा और क्षेत्रीय एकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका को उनकी किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका को उनकी किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गीतांजलि श्री को। किसको किया गया है? गीतांजलि श्री को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट से लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ये जानकारी दी है कि इंग्लिश पेन ने बताया कि उनके पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया के 11 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई 14 किताबों को चुना है। 13 भाषाओं के अंदर रची गई 14 किताबों को चुना गया है। और वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर लघु कथाओं का एक संग्रह है जो स्मृति, शक्ति, विस्थापन और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे विषयों की पड़ताल करती है। और ये जो पेन ट्रांसलेट और SLT के सहयोग से चयनित विजेताओं को मैं भारतीय लेखक गीतांजलि श्री की वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर जिसका हिंदी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, और पाकिस्तान शायरा सगुप्ता की आइज 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 जिसका उर्दू में अनुवाद जावेरिया हसनैन ने किया था, वो भी इसके अंदर शामिल है। बात करें गीतांजलि श्री के बारे में तो गीतांजलि श्री एक सम्मानित हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए मिली और जिसे 2022 के अंदर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। किसको किया गया है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त हो गई है, जिसे प्रोफेसर उमा कांजीलाल को ये सम्मान सौंपी गई। उनके साथ ही उन्हें इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। बात करें इसके पृष्ठभूमि की तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी और विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय जो लाखों शिक्षार्थियों को समावेश और लचीली शिक्षा प्रदान करता है। और स्थापना से ही यह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉडल का अग्रणी रहा है। और कई प्रतिष्ठित विद्वानों के नेतृत्व में के बावजूद प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की 40 वर्षीय इतिहास में पहली महिला कुलपति बनी है। और प्रो कांजीलाल ने 2003 में इग्नू में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था। और इसके बाद उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य किया और मार्च 2021 से जुलाई 2024 तक उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में सेवा दी थी। और जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक कार्यकारी कुलपति के रूप में कार्यरत रही। और अभी जो जुलाई 2025 में औपचारिक रूप से कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। बात करें प्रोफेसर अल्पना कटेजा जो राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, और प्रोफेसर नईमा खातून की बात करें तो ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर वी नारायण को। इसको किया गया है डॉक्टर वी नारायण को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। और जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड जिसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास बिड़ला की स्मृति में दिया जाता है। और यह सम्मान जीपी बिड़ला पुरातत्व, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला बिड़ला करती है। और यह पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा, खगोलशास्त्र और जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को दिया जाता है। बात करें पवन गोयनका की तो IIT मद्रास के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। IIT खड़गपुर के जो अध्यक्ष हैं वो है TV नरेंद्रन, वे टाटा स्टील के वर्तमान CEO भी है। और ये जो पुरस्कार है ये पहले किस किस को मिलता है? तो ये अब तो पुरस्कार 32 नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। डॉक्टर वेंकट रामकृष्णन जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार
प्राप्त करता है उन्हें भी दिया गया था। और प्रोफेसर योगेश भाटी जो सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे, इन्हें भी यह दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के सहयोग के लिए लाडली भाइयों नामक पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास में सहयोग के लिए लाडली भाइयों नामक योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 6,000 रुपये और पुरुषों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। और ये योजना मौजूदा लाडली बहन योजना का विस्तार है, और इसमें पुरुष लाभार्थियों को लाडली भाइयों के अनौपचारिक नाम से शामिल किया गया है। और इससे पहले युवाओं को स्वाभिमान रोजगार योजना 2019 के तहत सरकारी युवाओं को 4,000 रुपये मासिक दिए जाते थे, और वजीफे के साथ रोजगार गारंटी दी जाती, लेकिन प्रशासनिक बदलाव के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब जो वर्तमान में जो पहल शुरू की गई है, इसके अंदर जो मासिक वजीफा है वो महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना में पंजीकृत उद्योगों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को के लिए खुला गया है, और लाडली बहना योजना के साथ एकीकृत की गई है। और लाभार्थी महिला को अब दिवाली के बाद 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जो 2028 तक बढ़कर 3,000 हो जाएंगे। और त्योहारों पर शुरू विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाएगी। भोपाल के पास आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र को एक विशेष औद्योगिक हब के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने किस राज्य के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। कहाँ किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। भारत ने 25 जुलाई 2025 को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन इंजन कोच का सफल परीक्षण किया है। और जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने पहले ही सीमित मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू कर दी थी। भारत ने 2023 में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत इस तकनीक की संभावनाओं का पता लगाना शुरू किया, और रेलवे मंत्रालय ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को हाइड्रोजन से संचालित करने की इकाइयों को रूपांतरित करने के लिए और नई हाइड्रोजन ट्रेनें विकसित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि धरोहर और पर्वतीय मार्गों पर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में पहली बार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री परीक्षण किया गया है। ड्राइविंग पावर कोच देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित और परीक्षण किया गया हाइड्रोजन ट्रेन कोच है। स्वच्छ और हरित नवाचार हाइड्रोजन ट्रेनें शून्य टेल पाइप उत्सर्जन करती है, केवल जल वाष्प छोड़ती है, जो भारत के हरित लक्ष्य को अनुरूप है। वैश्विक नेतृत्व की दिशा में कदम। तो 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन चालित ट्रेन का विकास भारत को तकनीकी रूप से उन्नत रेलवे देशों की श्रेणी में लाता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीति की, तो ये ऊर्जा विविधीकरण और को बढ़ावा देता है, और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर भी निर्भरता को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? हाल ही में भारत ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ULPGM-V3। ULPGM-V3। 25 जुलाई को भारत ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की। आंध्र प्रदेश के कुरनूल नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में इसकी टेस्टिंग की गई है। इस प्रिसीशन गाइडेंस मिसाइल का नाम ULPGM-V3 है। ये ULPGM-V2 का एडवांस वर्जन है, और ये स्मार्ट मिसाइल जो ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन या रात किसी भी मौसम के अंदर दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है, और एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को भी बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 किस राज्य के अंदर शुरू हुआ है? हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 किस राज्य के अंदर शुरू हुआ है? तो यह है जोधपुर, राजस्थान। किस राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर जोधपुर में। भारत और सिंगापुर बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरुआत राजस्थान के जोधपुर की रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर की गई है, और इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को में लड़ाकू समूहों को बढ़ाना है।
भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे बढ़े हुए रक्षा सहयोग के ढांचे को शुरू किया और यह अभ्यास व्यापक रूप से साझेदारी का हिस्सा है और जिसमें नौसेना अभ्यास, सिम्पेक्स और संयुक्त वायु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। बोल्ट कुरुक्षेत्र पिछले संस्करण भारत और सिंगापुर दोनों के अंदर आयोजित किए गए थे। बात करें इसके उद्देश्य की तो इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना और शहरी युद्ध को में सुधार करना, आतंकवाद रोधी तैयारी को मजबूत करना और युद्ध रणनीतिक समन्वय को बढ़ाना है। बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 की विशेषताएं तो ये स्थान है तो ये अभ्यास जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर आयोजित किया जा रहा है जो चुनौतीपूर्ण और यथापूर्ण सैन्य परिस्थितियाँ प्रदान करता है। संयुक्त सामरिक अभ्यास इसमें शहरी युद्ध अभ्यास, समन्वय और सैन्य संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी समावेश किया गया है। उन्नत संचार प्रणाली और आधुनिक हथियारों का उपयोग कर युद्ध जैसी वास्तविक स्थिति का सर्जन किया गया है। ज्ञान का आदान प्रदान करना यह अभ्यास रणनीतिक सिद्धांतों और संचालन अनुभवों को साझा करने का एक उत्कृष्ट मंच है और यह अभ्यास सैन्य अभ्यास 30 जुलाई 2025 तक संचालित किया जाएगा। कब तक है? 30 जुलाई तक है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण नई दिल्ली के अंदर किया गया है और हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 77वां स्थान मिला है और चीन देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन परिवर्तित करने की तकनीकी विकसित की है। असम राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए CM फ्लाइट नामक योजना शुरू की है और हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है और अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन का लॉन्च किया है और हाल ही में अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हाल ही में रेसलिंग सुपरस्टार हल्क होगन का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मैं तुम प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।